हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट 24। कैसे आप सभी? आई होप आप शानदार होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। स्वागत है आपका एक बार फिर से इस सेशन में, जो कि है टीजीटी पीजीटी इवन एलटी ग्रेड के लिए भूगोल की प्रैक्टिस सेट, जो कि रोज़ सुबह 10 बजे होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बिल्कुल भी एक धारदार तरीके से चल रही होगी। चलिए देखते हैं। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स एक उत्पादन इकाई जिसका स्वामित्व भारतीय रेल के पास है, ये कहाँ पर स्थित है? पेरम्बूर, कपूरथला, जमशेदपुर या फिर वाराणसी में? तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये स्थित है आपके कहाँ पे? यह है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ ये क्या है? ये भारतीय रेल का एक स्वामित्व है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मानचित्रण तकनीक रेखांकित क्षेत्रों को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग करने हेतु सही है? आइसोप्लेथ, कोरोप्लेथ, कोरोक्रोमेटिक या फिर कोरो स्कीमेटिक? पूछा क्या गया है? मानचित्रण तकनीकी रेखांकित क्षेत्रों को, यानी कि जो रेखांकित क्षेत्र होते हैं उसको दर्शाने के लिए कौन सा इसमें से जो टर्मिनोलॉजी है वो प्रयोग की जाती है? तो ये की जाती है कोरोक्रोमेटिक का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हिमालय का ज़्यादा चौड़ा हिस्सा स्थित है हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या फिर नागालैंड में? चौड़ा हिस्सा पूछा जा रहा है कि किस तरह से कहाँ पे स्थित है। तो हिमालय का जो चौड़ा हिस्सा है वो कहाँ पे है? वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हिमालय जो पर्वतमाला है वह सिंध नदी के मोड़ से, यानी कि सिंध नदी के मोड़ से प्रारंभ होकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक जाती है, यानी कि विस्तृत है। पूर्व से पश्चिम दिशा में, पूर्व से पश्चिम दिशा में, ये हो गया आपका पूर्व, ये हो गया पश्चिम। पूर्व से पश्चिम दिशा में इसकी जो लंबाई है कितनी है? 2400 किलोमीटर है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि पूर्व से पश्चिम में जो हिमालय की लंबाई है कितनी है? तो कितनी है? 2400 किलोमीटर है। और चौड़ाई कितनी है? वह 150 से 400 किलोमीटर के बीच में है। और चौड़ाई कितनी है? 150 से 400 किलोमीटर के बीच में इसकी क्या है? चौड़ाई है। और इसकी औसत जो ऊंचाई है वो 600 मीटर के लगभग है। यह पर्वतमाला जो है भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह एक नवीन वलित पर्वत है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय कैसा है? तो हिमालय जो है एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में आइसोडेपेंस की संकल्पना की शुरुआत की? आइसोडेपेंस की संकल्पना की शुरुआत किसने की थी? ई हूबर ने, ए लास्ट, टी प्लैंडर या फिर ए वेबर ने? तो अंतरिक्ष की अर्थव्यवस्था में आइसोडेपेंस की संकल्पना की शुरुआत किसने की थी? यह क्या था? ए वेबर ने। डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में नदियों में से किस एक से कुरनूल कुडप्पा नहर निकाली गई है? कावेरी, पेन्नार, पलार या फिर तुंगभद्रा? पूछा गया है कुरनूल कुडप्पा नहर निकाली गई है कावेरी से, पेन्नार से, पलार से या फिर तुंगभद्रा नदी से? यह निकाली गई है तुंगभद्रा नदी से। अब आपको बताना है कि यह कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित है कर्नाटक में पश्चिम घाट पहाड़ी की गंगा मूल चोटी से निकलती है। यह निकलती है जो ये नदी तुंगभद्रा नदी है, ये तो निकलती है कहाँ से? चलिए अगले प्रश्न करते हैं। दून घाटी कहाँ अवस्थित है? महान हिमालय में, लघु हिमालय में, शिवालिक हिमालय में या फिर कराकोरम श्रेणी में? पूछा गया दून घाटी स्थित कहाँ पर है? यह स्थित है शिवालिक हिमालय में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? यानी कि हिमालय से परे है, हिमालय से अलग है। गंगा, यमुना, सतलुज या फिर रावी? गंगा से परे कौन सी नदी है? यह सतलुज है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यह सतलुज या शतुद्री नदी कैलाश पर्वत के दक्षिणी ढालों पर मानसरोवर झील के निकट 4555 मीटर की ऊंचाई पर स्थित राक्षस या फिर राकस ताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राक्षस या फिर राकस ताल से निकलती है। ठीक है। तिब्बत में यह नदी बहुत सकरे भाग में बहती है। और भारत में यह नदी 1050 किलोमीटर लंबी है। भारत में कितनी लंबी है? 1050 किलोमीटर। ये लंबाई भी पूछ सकता है आपसे। तो भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 1050 किलोमीटर इसकी लंबाई है भारत में। ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केला जो एक उच्च उत्पादकता की स्टार्च युक्त सदाबहार उपज है, कहाँ उगाई जाती है? उच्च भूमि उष्णकटिबंध में, शुष्क एवं अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में,
निम्न भूमि आर्द्र उष्णकटिबंध में या फिर भूमध्य सागरीय मौसम में। केला की जो कृषि है या फिर केला की खेती है किस तरह के मौसम में या फिर भूमि में की जाती है? यह किया जाता है निम्न भूमि आर्द्र उष्णकटिबंध में। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं, ये पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया आपसे। आइए देखते हैं। डुलूथ सुपीरियर झील, डेट्राइट ह्यूरॉन झील, शिकागो मिशिगन झील, ओटावा अंटारियो झील। सुमेलित पूछा गया, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डेट्राइट जो है नगर है वो ह्यूरॉन झील के किनारे नहीं है। ये सारे क्या हैं? नगर हैं। ये सारे नगर हैं और ये सारे झील हैं। सुपीरियर झील, ह्यूरॉन, मिशिगन। तो जो डेट्राइट है ये ह्यूरॉन झील के किनारे स्थित नहीं है, यही वाला क्या है? करेक्ट हो जाएगा। बाकी डुलूथ कहाँ पे? ये सुपीरियर झील के किनारे है। शिकागो मिशिगन झील के किनारे है। ओटावा ओंटारियो झील के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। सिंध नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? गंगोत्री हिमानी, गढ़वाल हिमानी, कैलाश हिमानी या फिर सियाचिन हिमानी। सिंध नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका जो उद्गम स्थल है वो है कैलाश हिमानी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कैलाश हिमानी में कहाँ पे? तो तिब्बत के मानसरोवर झील में। कहाँ पे? तिब्बत के मानसरोवर झील में इसके यहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है, मानसरोवर झील से। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न लेते हैं। एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को उगाना एक फसल के बाद दूसरी फसल के साथ, इसका विकास क्या कहलाता है? मिश्रित फसल, पंक्तिबद्ध अंतर फसल, रिले फसल या फिर पट्टीदार फसल। तो इस तरह के फसल को क्या कहते हैं? इस तरह की फसलों को कहते हैं रिले फसल। यानी कि एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को उगाना क्या कहलाता है? रिले फसल कहलाता है। सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे पास है? भोपाल, जबलपुर, भूज या फिर मदुरई। तो पूछा जा रहा है कर्क रेखा के सबसे पास है। ये क्वेश्चन एक और बनता है कि कर्क रेखा पर स्थित राज्य कितने हैं? तो कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। ये तो अलग क्वेश्चन हो गया। इसमें पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा के सबसे पास में स्थित शहर कौन सा है? कौन सा है? यह है जबलपुर। और जबलपुर कहाँ पे किसका शहर है? किस स्टेट का शहर है? जबलपुर मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत में अपनाई गई मानक मध्याह्न मेरिडियन रेखा है 82.5 डिग्री पूर्व, 84 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 82.5 डिग्री पश्चिम या फिर 84.5 डिग्री पश्चिम। तो भारत में अपनाई गई मानक मध्याह्न रेखा जिसे मेरिडियन भी कहते हैं या फिर उसको टाइम मेरिडियन भी कहते हैं, कितनी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट हो जाएगा। कोरोमंडल तट में स्थित है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो एक तट है जो कोरोमंडल तट है वो कौन सा है? उसमें कौन सा स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो यह स्थित है कौन सा? तमिलनाडु। तमिलनाडु कहाँ पे है? यहाँ पे है और ये कोरोमंडल तट में स्थित है। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 9 राज्य, 8 राज्य, 7 राज्य या फिर 10 राज्य। तो आपको भली बात पता है 8 राज्य है। ये राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, गुजरात के बाद राजस्थान है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा है, फिर मिजोरम है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये है क्या है? ये 8 राज्य हैं जो कि कर्क रेखा पर स्थित हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? सही है। टालमी के मानचित्र में प्रयुक्त धूले तथा प्रसोम स्थान स्थित थे। विश्व के सुदूरतम उत्तर दक्षिणी स्थान, विश्व के सुदूरतम पूर्व पश्चिम स्थान, विश्व के मध्य में या फिर भूमध्य रेखा पर। तो इसके मानचित्र में जो स्थान स्थित थे वो कौन से थे? ये थे आपके विश्व के सुदूरतम उत्तर पश्चिमी स्थान। ए विल बी राइट। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शिकागो, मिशिगन झील, डुलूथ, सुपीरियर झील, टोरंटो, ह्यूरॉन झील, बुफरेलो, इरी झील। अभी हमने इसी तरह का एक क्वेश्चन ऊपर भी किया है, इसके पहले भी, वो अलग था, ये अलग है। शिकागो जो है किस झील के किनारे स्थित है ये बताना था, यानी कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो शिकागो कहाँ पे है? शिकागो मिशिगन झील के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही है। डुलूथ, सुपीरियर झील अभी हमने ऊपर देखा हुआ है। टोरंटो ये गलत है। और बुफरेलो, इरी झील।
तो टोरंटो किसके किनारे स्थित है? ये ओंटारियो झील के किनारे स्थित है। टोरंटो ओंटारियो झील के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? करेक्ट है। किस ग्रह पर कोई उपग्रह नहीं है? मंगल, अरुण, शुक्र, वरुण। तो मंगल के उपग्रह कितने हैं? अरुण के, शुक्र के या फिर वरुण के। किसका कोई उपग्रह नहीं है? तो शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, वरुण का भी है, अरुण का भी है और मंगल का भी है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं? कौन कौन से? एक फोबोस है और एक डिमोस है। यह दोनों उपग्रह किस ग्रह के हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने मापक पर विश्व मानचित्र की रचना का प्रयास किया था? होमर, एनेक्जिमेंडर, हिपार्कस या फिर टालमी ने? किसने प्रयास किया था? यह प्रयास किया था एनेक्जिमेंडर ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर से एक कूट वाला क्वेश्चन है। ये कूट वाला क्वेश्चन सूची 1 इधर दिया है और सूची 2 इधर दिया है, एक तरफ दिया है। यानी कि फ्रांस कहाँ पे है? ये लारेन क्षेत्र में है। यूक्रेन जो है क्यू राग क्षेत्र, यूक्रेन क्यू राग क्षेत्र। जर्मनी जो है साल्ट गीटर क्षेत्र, साल्ट गीजर क्षेत्र। और यूएसए मेसाबी क्षेत्र। इस तरह से ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज सेशन को यहीं रखते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आएगा। सेशन पसंद है वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो तक। नमस्कार, जय हिंद। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट 24। आप कैसे हैं? आई होप आप शानदार होंगे और तैयारी आपकी बिल्कुल शानदार तरीके से चली होगी। चलिए सुबह के बज रहे हैं 10 और रोज़ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं टीजीटी, पीजीटी, इवन एलटी ग्रेड के लिए भूगोल की प्रैक्टिस सेट। और ये सेशन इंपॉर्टेंट होगा यूजीसी नेट और पीसीएस के लिए भी। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज के इस अपने महत्वपूर्ण सेशन की। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? एल्ब, सीन, राइन या फिर रोम? सबसे पहले बात करते हैं पेरिस राजधानी किसकी है? तो पेरिस जो है ये फ्रांस की राजधानी है। किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है और यह सीन नदी के किनारे स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? आपको पता है चावल एक इम्पोर्टेंट जो है हम लोग के लिए भोजन है। और ये बात क्या है? उष्ण, शीतोष्ण, उष्ण आर्द्र या फिर उष्ण शुष्क। तो चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो यह बेसिकली उष्ण आर्द्र किस्म की जलवायु का ये पौधा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पाइक्लोक्लाइन का संबंध महासागरी से है, यानी किस महासागरी से है पाइक्लोक्लाइन का संबंध? लवणता, घनत्व, तापमान या फिर निक्षेप? तो पाइक्लोक्लाइन का संबंध किससे है? इसका संबंध है घनत्व से। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 सुमिल करना है। एक तरफ दिया सिद्धांत और दूसरी तरफ दिया क्या? उसके वैज्ञानिक दिए हैं। सागर तल फैलाव सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था किसने? हैरी हेस ने दिया था सागर तल फैलाव सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था वेगनर ने, यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर दिया था। इलास्टिक रिबाउल्ड सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था रीड ने। और रेडियोधर्मिता सिद्धांत दिया था जॉली ने। तो इस तरह से ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 हो जाएगा। तो ए का 2 और डी का 3 किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी है पूर्वी अफ्रीका की, राइन की, स्कॉटलैंड की या फिर उत्तरी इंडीज़ की? तो विश्व की जो सबसे लंबी भ्रंश घाटी है, आपको पता होना चाहिए, ये पूर्वी अफ्रीका की है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और जो नील नदी की पूर्वी अफ्रीका की भ्रंश घाटी है, यह विश्व में सबसे लंबी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी भी है। इनमें में से किस भूगोलवेत्ता ने परस्पेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी है? क्या है? परस्पेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? रीटर, डडले स्टॉर्म, हार्टसन या फिर ब्लास ने? यह किसने लिखा हुआ है? यह हार्टसन ने लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ के भूगोलवेत्ता हैं? तो यह अमेरिका के भूगोलवेत्ता, यानी कि यह अमेरिकन भूगोलवेत्ता है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि हार्टसन कहाँ के भूगोलवेत्ता हैं? तो ये अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं और इन्होंने
महत्वपूर्ण पुस्तक पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना की है। और इनकी जो कुछ और पुस्तकें हैं जैसे भूगोल की प्रकृति 1939, भूगोल की प्रकृति 1939 में, और भूगोल की प्रकृति और परिप्रेक्ष्य ये 1959 में लिखी गई थी। चलिए, प्रवाल व्यंजन परिणाम है ठंडी समुद्री धाराओं का, समुद्री जल प्रदूषण का, भूमंडलीय ऊष्मन का, या फिर समुद्री लवणता की वृद्धि का। तो प्रवाल व्यंजन किसका परिणाम है? यह परिणाम है भूमंडलीय ऊष्मन का। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन मत्स्य उद्योग से संबंधित है? पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, या फिर हरी क्रांति। तो मत्स्य उद्योग से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो यह नीली क्रांति है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और जो श्वेत क्रांति है ये दूध से संबंधित है। किससे? दुग्ध से। हरी क्रांति आपको पता ही है कि जो खाद्यान्न है यानी कि गेहूं चावल से संबंधित है ये हरित क्रांति। और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तो ये क्रांति आपसे पूछ सकता है। इसका ऑप्शन क्या है? सी करेक्ट हो जाएगा। फिर से कूट वाले क्वेश्चन है। धान का देश किसे कहते हैं? स्वर्णिम पैगोडा का देश, रबर का देश, या फिर पूर्व का प्रवेश द्वार। तो आपको मालूम होगा पूर्व का प्रवेश द्वार किसे को कहते हैं? ये कहते हैं सिंगापुर को, यानी कि पूर्व का प्रवेश द्वार सिंगापुर को कहते हैं। रबर का देश ये बोलते हैं मलेशिया को, और धान का देश ये बोलते हैं थाईलैंड को, और फिर स्वर्णिम पैगोडा का देश ये बोलते हैं म्यांमार को। ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, और ये ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो सही क्रम है वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, कनाडा और रूस। तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्योटो प्रोटोकॉल में संशोधन स्वीकार किए गए? अबू धाबी, रियाद, दोहा, या फिर मस्कट में। तो क्योटो प्रोटोकॉल में संशोधन कहाँ स्वीकार किए गए थे? यह स्वीकार किया गया था कहाँ पे? दोहा में, यानी कि दोहा में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित नगरों में कौन सा भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? राउरकेला, जमशेदपुर, दुर्गापुर, या फिर भिलाई। तो भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है किसको? जमशेदपुर को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये सारे के सारे क्या हैं? ये लौह इस्पात उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। राउरकेला, जमशेदपुर, दुर्गापुर और भिलाई सभी के सभी। लेकिन जो भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है वो कहलाता है जमशेदपुर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किस नदी का मुहाना सर्वाधिक समय तक बर्फ आच्छादित रहता है? किस नदी का मुहाना सर्वाधिक समय तक बर्फ आच्छादित रहता है? सेंट लॉरेंस, पोटोमैक, कोलोराडो, या फिर मैकेंजी। किसे रहता है? ये रहता है मैकेंजी का। तो डी विल बी राइट। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन लेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखते हैं, एक तरफ दिया है कुछ शब्द यानी कि जन्नांकी शब्द, और एक तरफ दिया है उसकी व्याख्या। तो कोहोर्ट क्या होता है? कोहोर्ट क्या होता है? कोहोर्ट है विशिष्ट सर्वमान्य विशेषता द्वारा एकीकृत जनसंख्या समूह। तो ए का 2। प्राकृतिक वृद्धि क्या है? यह मृत्यु दर घटा जन्म दर है, यानी कि बी का 1। कुल प्रजनन दर क्या है? स्त्री द्वारा अपने गर्भधारण करने की आयु के दौरान जन्मे बच्चों की औसत संख्या, यह थी कुल प्रजनन दर। तो सी का 3। आश्रित दर क्या है? डी का 4 हो जाएगा। उत्पादक आयु समूह में आश्रितों की संख्या का माप, तो डी का 4 हो जाएगा। इस तरह से ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, सी का 3 डी का 4 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कोपेन महोदय के अनुसार प्रयागराज की जलवायु का प्रकार क्या है? CWG, CWA, CFC, या फिर CSB। तो कोपेन के अनुसार जो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद की जलवायु है वह किस तरह की है? CWG प्रकार की है, यानी कि शुष्ककृत की मानसूनी जलवायु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन समझा जाता है? जल संसाधन, पशु संसाधन, कोयला संसाधन, या फिर वन संसाधन। तो अनवीकरणीय किसको समझा जाता है? यह है
कोयला संसाधन, यानी कि इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पूछा क्या जा रहा है? सही सुमेलित नहीं है। मत्स्य पालन, अंगूर उत्पादन, रेशम कीट या फिर उद्यान कृषि। तो मत्स्य पालन क्या होता है? मत्स्य पालन ये जापान में होता है, सही है। अंगूर उत्पादन यह फ्रांस में होता है, ये भी सही है। रेशम कीट पालन पोलैंड में नहीं होता है। और कृषि उद्यान कृषि ये नीदरलैंड, ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जो सी वाला है यह करेक्ट नहीं है। जो रेशम कीट पालन है यह जो है पोलैंड में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या करें? करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी क्या मैच हैं। थानथवेट द्वारा विश्व जलवायु को विभक्त किया गया है 14 वर्गों में, 23 वर्गों में, 32 वर्गों में या फिर 120 वर्गों में। कितने वर्गों में किया गया है? थानथवेट द्वारा वर्गीकरण किया गया है 32 वर्गों में। तो सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक तड़ित झंझा के विकास में सहायक नहीं है? वायुमंडलीय स्थिरता, संभाव्य अस्थिर वायु का संवहन, उष्ण एवं नम वायु की आपूर्ति या फिर बादलों का प्रकार। क्या है? वायुमंडलीय स्थिरता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। भारत में गोंडवाना क्रम के चट्टानों के संबंध में निम्न कथनों पर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। गोंडवाना चट्टानों का निर्माण विंधन के बाद हुआ है। ये प्राचीनतम अवसादी चट्टानें हैं। यह अत्यधिक धात्विक चट्टानें हैं। या फिर डी चौथा है, इनमें प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है। तो कौन सा कूट इसमें करेक्ट है? तो इसमें क्या हो जाएगा? ये प्राचीनतम अवसादी चट्टानें हैं, ये भी करेक्ट है। और इनमें प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है, ये भी करेक्ट है। यानी कि 2 और 4 करेक्ट है, बाकी क्या है? करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, ये 20 क्वेश्चन हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा है, थोड़ा सा भी लग रहा है कि आपको बेनिफिट हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, और वीडियो को शेयर भी करिए। मिलते हैं शाम को, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट 24। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, इवन एलटी ग्रेड, जीआईसी के लिए जो भी टीजीटी और पीजीटी का सेक्शन है, उसके लिए हम भूगोल की प्रैक्टिस सेट की। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की, और हम उम्मीद करते हैं कि आप शानदार होंगे और आपकी तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। चलिए देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया है खनिज और दूसरी तरफ दिया है उसके उत्पादक, यानी कि प्रमुख उत्पादक देश। चलिए बात करते हैं। टीन, टीन कहाँ पे पाया जाता है? तो टीन पाया जाता है मलेशिया में। थोरियम, थोरियम पाया जाता है आपके भारत में। यूरेनियम, यूरेनियम आपको पता है कनाडा। और तांबा जाम्बिया में। इस तरह से हो जाएगा। ए का 3 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। यानी कि ए का 3 किस में दिया गया है? 2 ऑप्शन दिया गया है। बी का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3500 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर या फिर 7040 किलोमीटर। तो भारत की जो तट रेखा है इसकी कुल लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किसमें न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया में। पूछा जा रहा है किस में न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है? यह स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के फार्म संकेंद्रित हैं क्वींसलैंड में, नॉर्दर्न टेरिटरीज में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में या फिर न्यू साउथ वेल्स में। तो गेहूं के फार्म कहाँ पे स्थित हैं या फिर संकेंद्रित हैं? यह हैं न्यू साउथ वेल्स में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई सुविधाओं का प्रावधान, अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास, शहरों में दूध की उपलब्धता में सुधार। तो ऑपरेशन फ्लड ये संबंधित है शहरों में दूध की उपलब्धता से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और आपको बताना होगा श्वेत क्रांति को किस नाम से जाना थी। जो श्वेत क्रांति है वह किससे संबंधित है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। फिर से सूची 2 से मिलाना है। ये कूट वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ दिया है
अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, और दूसरी तरफ दिया है उससे संबंधित जो गतिविधियाँ होती हैं। तो प्राथमिक गतिविधि के अंदर क्या दिया है, पर्ल कल्चर, प्राथमिक गतिविधि पर्ल कल्चर यानी कि 1 का 3। द्वितीयक के अंतर्गत क्या आएगा, सूत कताई। तृतीयक के अंतर्गत क्या आएगा, रेल सेवाएं। और चतुर्थक क्या है, अनुसंधान प्रयास। A का 3, B का 4, C का 2। A का 3, B का 4, C का 2। A का 3, B का 4, C का 2 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, और बी क्या है, करेक्ट आंसर है। औद्योगिकरण का स्तर मापने हेतु किसके द्वारा बहुतात्विक उपागम अपनाया गया, ये देखते हैं। अल्फ्रेड राइट द्वारा, डी थॉमसन द्वारा, स्टेन द गियर द्वारा, या फिर C.F. जोन्स के द्वारा। तो यह किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, यह किया गया था डी थॉमसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य के क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, विश्व की रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है, मिनीसोटा को, ओक्लाहोमा, कोलंबिया, या फिर कैलिफोर्निया को। तो विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है मिनीसोटा को। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। फार्म हाउस सामान्यतः कहाँ नहीं पाए जाते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में, भारत में, कनाडा में, या फिर ऑस्ट्रेलिया में। फार्म हाउस कहाँ नहीं पाए जाते हैं, ये नहीं पूछा कहाँ पाए जाते हैं, आपको शब्दों पे ध्यान रखना है जब भी आपका एग्जाम हो, कहाँ नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इस सिली मिस्टेक की वजह से 1 से 2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो भारत में फार्म हाउस नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। बेलफास्ट किसके लिए मशहूर है, कपास वस्त्र उद्योग के क्षेत्र के लिए, जहाज निर्माण उद्योग के लिए, कृषि उपकरण के लिए, या फिर वायुयान निर्माण के लिए। बेलफास्ट किसके लिए मशहूर है, यह मशहूर है जहाज निर्माण उद्योग के लिए। बी विल बी करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक शहर नहीं है, टोक्यो, न्यू कैसल, वाशिंगटन डीसी, या फिर ऑक्सफोर्ड। कौन सा प्रशासनिक शहर नहीं है पूछा गया है, टोक्यो है, न्यू कैसल है, वाशिंगटन डीसी, या फिर ऑक्सफोर्ड है। तो ऑक्सफोर्ड जो है ये प्रशासनिक शहर नहीं है। ऑक्सफोर्ड, टोक्यो क्या है, यह जापान की राजधानी है। न्यू कैसल ब्रिटेन, जो न्यू कैसल है ये ब्रिटेन का एक प्रमुख शहर है। और वाशिंगटन डीसी क्या है, ये USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सोचिए को सोचिए फिर से मेल करना है। एक तरफ दिया जैव अभ्यारण्य और दूसरी तरफ दिया है उससे संबंधित राज्य। पंचमढ़ी कहाँ पर है, तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। सिमलीपाल कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है। अगस्त्य मलाई केरल में है। और मानस कहाँ पे है, ये असम में है। तो इस तरह से A का 2, B का 4, A का 2, B का 4, डी ऑप्शन दिया गया, और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। गहन निर्वहन कृषि प्रचलित है कनाडा में, चीन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, या फिर यूक्रेन में। तो गहन निर्वहन कृषि प्रचलित किसके लिए है, यह है चीन में। बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर से कूट वाले क्वेश्चन है। एक तरफ दिया संहति के प्रकार और दूसरी तरफ दिया उसके जो संकेत हैं। आर्कटिक संहति क्या है, आर्कटिक संहति यह जो है किस प्रकार का, इसका संकेत क्या है, तो इसका संकेत है AA। अंटार्कटिक संहति इसका संकेत है E। और भूमध्य रेखीय संहति इसका जो संकेत है यह T। और उष्णकटिबंधीय का है A का 3, B का 4, A का 3, B का 4 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन अधिक ऊंचाई का मेघ है, स्तरीय मेघ, मध्यस्तरीय मेघ, स्तरीय कपासी मेघ, पछाव कपासी मेघ। कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पछाव कपासी मेघ। डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। चलिए सेशन को आज यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। छोटा छोटा वीडियो है जो कि आपको वर्डन भी नहीं पड़ेगा और आपकी प्रैक्टिस सेशन भी हो जाएगी, यानी कि प्रैक्टिस भी आपका हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।